राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है आज 5 जून है और आरआरबी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो हम उसका एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट एनालिसिस बताने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आज की सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तब तक के लिए जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो भी अपना देख लेना, और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और हो सकता है कि हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहे हैं इसमें उससे आपकी क्वेश्चन फंस जाएँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? यानी जो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं ये किस नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 52वें नंबर के, यानी 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 14 मई 2025 को कार्यभार संभाला है, और ये 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। यानी ये हमारे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और 14 मई 2025 को इन्होंने क्या किया है, कार्यभार संभाला, यानी पद पर ये आए हैं। ठीक है, और बात कर लें कि इनसे पहले कौन थे, यानी 51वें नंबर के कौन थे, तो वो थे संजीव खन्ना। ठीक है, 51वें नंबर के संजीव खन्ना थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे हीरालाल जेकी सुंदास कानिया, यानी इनको हीरालाल जे कानिया भी कहा जाता है। हीरालाल जे कानिया जो थे ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 124 यानी 124 से लेके आर्टिकल 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार के क्षेत्र का विस्तार है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? यानी मिट्टी जो सूख जाती है, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो देखिए मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी सूखी हो जाती है। यही कई कारणों से हो सकता है। देखिए मिट्टी में जो छेद होते हैं ना, उनमें पानी की कमी के कारण जो है मिट्टी सूख जाती है। देखिए किस किस वजह से हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है वर्षा कम हो, कम बारिश के कारण हो सकता है। उच्च वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो वो ज़्यादा हो जाए, और उच्च लवणता सांद्रण या खराब वायु संचारित भौतिकी रूप से शुष्क मिट्टी कारण बन सकती है। यानी आप मेनली याद रखें तो बस इतना याद रखिए कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तब, या फिर बारिश जो है वो काफ़ी कम हो जाए तब जो है हमारी मिट्टी क्या होता है, सूख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कोसी, गंडक, घाघरा या महानदी? यानी आपको 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए महानदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी कोसी, गंडक और घाघरा ये तीनों नदी जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां, देखिए दाएं तट की बात करें हम लोग तो दाएं तट पर गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन। ठीक है, और बात कर ले बाएं तट की तो बाएं तट पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, यानी दायां तट और बायां तट दोनों की जो है सहायक नदियां यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते जो महानंदा, गोमती, सरयू गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे बस ये देख लीजिए कौन कौन सी यहाँ पे आपको नदी देखने के लिए मिल रही है, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। बाकी इनको छोड़ के ऑप्शन में जो भी हो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गोमती, सरयू ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, कोई दाएं तट से, कोई बाएं तट से, तो कोई सबसे बड़े रूप में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना, इरावदी, बराक, सुरमा और मेघना ये नदियां ऐसी हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए मैं खुद ही इतनी फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको वीडियो को 2x पे करने की जरूरत है, क्योंकि इतना स्लोली तो अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप धीरे धीरे करके वीडियोस को देखें। अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ठीक है, एनालिसिस को आपको इतने स्लो नहीं देखना है, बस आपको एक रिवीजन के तौर पे देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। देखिए अरब सागर में जो है नर्मदा, तापी, सिंधु, माही, साबरमती, पेरियार, शरावती ये सारी नदियां जो है आपकी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था? यानी शेरशाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो देखिए शेरशाह सूरी ने 1539 में
चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, यानी 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी जो शेरशाह के सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और अपने अफगान का शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। वहीं फिर एक और युद्ध हुआ 1540 में, जिसे हम लोग कन्नौज की लड़ाई कहते हैं। इसमें क्या हुआ, शेरशाह इस लड़ाई में हार गया हुमायूं से। शेरशाह जब इस लड़ाई में हार गया तो शेरशाह ने क्या हुआ, अपना साम्राज्य खो दिया और वो भारत को छोड़ के चला गया। यानी पहले जो है शेरशाह ने हुमायूं को हराया 1539 में चौसा की लड़ाई में, फिर 1540 की लड़ाई कन्नौज की लड़ाई में क्या हुआ, हुमायूं ने शेरशाह को हरा दिया। फिर क्या हुआ, 1555 में ईरान से वापस आकर शेरशाह ने अधिकारियों को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। कहने का मतलब 1540 में भारत को छोड़ दिया था हुमायूं, उसने शेरशाह ने कन्नौज की लड़ाई के बाद, लेकिन 1555 में वो दोबारा आया और उसने वापस से क्या हुआ, हुमायूं को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था। देखिए, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए जो शासन अधिनियमित किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना, यानी कि जो कंपनी है उस पर ब्रिटिश नियंत्रण के कार्य को बढ़ाना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो कार्य था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये क्या हुआ था, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था। 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया। यह अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। पूछा जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है किस विद्रोह के बाद लागू हुआ था, तो ये था हमारा 1857 की विद्रोह के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित कर दिया गया था, ठीक है। यहीं पे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो देखिए यह अधिनियम 1935 में पारित किया गया था। इसने भारत के एक संघीय सरकार स्थापित की जिससे प्रांतीय और संघीय विधानसभाएं शामिल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण एक्ट दे रखे हैं, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट, ये ईसाइयों मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता था, और ये 1833 का चार्टर एक्ट था जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि यहाँ पे आपको चार्टर एक्ट दे रखे हैं 1813 का और 1833 का चार्टर एक्ट था, जो भी ये इनमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यानी अभी जो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है उसमें विधानसभाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में और विधानसभा में। तो देखिए यह अधिनियम जो है 2023 में पारित किया गया था और इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। इसका उद्देश्य था विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अगर मैं बात करूं प्रतिशत की तो इसमें 33% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है ये, और महिलाओं पर भी लागू होता है, ठीक है। 33% के आरक्षण की इसमें आपसे बात की गई है और इसका नाम करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से और फैक्ट्स होंगे इसके बारे में। 33% का आरक्षण है, आपको ये याद रखना है, 2023 में जो है आया था, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को 10 साल और बढ़ाना था। यानी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2020 में हुआ था, और वो हुआ किसके लिए था, वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST की जो सीटें थी ना उनको 10 साल के लिए और आरक्षित करना था, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए महानदी की जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। अगर हम मील में बात करें तो 560 मील है, ठीक है। और महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है, और महानदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा महानदी पर कौन सा बांध है, तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर निर्मित है। आपसे पूछा जाए महानदी कहाँ कहाँ बहती है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। महानदी की जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। अब बात की जाती है महानदी पे सबसे बड़ा बांध, मैंने आपको बताया हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, औंग, तेल आदि, ये सारी जो हैं ये हमारी महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन सी नदी सिंधु नदी का मुख्य स्रोत है, यानी कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है, हमें बताने। तो देखिए सिंधु नदी का जो मुख्य स्रोत है
वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर है। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत क्या है? बोखारचू ग्लेशियर है, जो कहाँ पर है? तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास है। ये ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी खबन या शेर का मुंह कहा जाता है। सिंघी खबन या फिर शेर का मुंह कहा जाता है। ठीक है, नदी अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसकी लंबाई कितनी है। तो नदी की जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, देखिए नदियों की सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो आप लोग इनको एकदम अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, खेल मंत्री जो यहाँ से बनेगा, हमारे वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। ठीक है, अब ये जो मीटिंग करी गई थी, ये जो सम्मेलन आयोजन हुआ था इसका, ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का जो आयोजन हुआ था, ये हमारा हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, और 2028 की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुआ था। ठीक है, और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के रोड मैप पर चर्चा की गई थी। यानी 2028 और 2036 के ओलंपिक को लेकर इसमें क्या किया गया था? चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पूछा जाए ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोड द बुक हेल्ड? हेल्ड बुक जो है किसने लिखी है? तो हेल्ड बुक के जो लेखक हैं, हेल्ड लेखक और कवि एनी माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया है, एक उपन्यास है। यानी इसको एनी माइकल्स के द्वारा लिखा गया है 2023 में, और हेल्ड जो वो है क्या है? एक उपन्यास है जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोपम द्वारा प्रकाशित किया गया था। हेल्ड क्या है? हेल्ड एक उपन्यास है, इसे एनी माइकल्स ने लिखा है, ये 2023 में लिखी गई है। ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लर्न रखना बस। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW के 69वें सत्र पे भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व की? तो देखिए, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इन्होंने कहाँ पे किया है? न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है वहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए था क्या, 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाला यह सत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच के 23वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। तो देखिए ये था क्या? ये सत्र लैंगिक समानता से रिलेटेड था, लैंगिक समानता से रिलेटेड था ये। ठीक है, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी CPU से क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी। देखिए CPU जो है इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका मुख्य कार्य जो है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा पर प्रक्रिया करना है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी आपको मैं बताऊं CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर, यानी कि सेंट्रल वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जहाँ पे गणितीय संक्रियाएं होती हैं, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो डाटा की स्पीड को कंट्रोल करता है, और एक रजिस्टर। इस तरीके से इसमें गणितीय संक्रियाओं को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक कार्य होता है, OS भी बोलते हैं हम लोग इसे, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करना होता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना और प्रोग्राम को सेवाएं प्रदान करना मेन वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसे हम लोग OS भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? भारत और चीन के बीच जो यात्री उड़ानें थी वो किस वर्ष निलंबित कर दी गई थी? तो करेक्ट आंसर है हमारा, ये 2020 में कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद निलंबित कर दी गई हैं। ठीक है, इस झड़प में इसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत ने चीन निवेश पर प्रतिबंधित कर दिया था, कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। यानी उसी समय की बात है जब बहुत सारे ऐप जो है वो बंद हुए थे भारत में, जो चीनी थे, विदेशी ऐप भारत में जब बंद हुए थे तब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो देखिए 1 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार RSETI सहित विभिन्न कौशल योजनाओं के तहत कुल 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी बिहार राज्य में जो प्रेमी है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए, जट जटिन नृत्य बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। आपसे पूछा जाए जट जटिन नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, तो वो बिहार में किया जाता है, जैसे पुरुष और महिलाओं की जोड़ी द्वारा किया जाता है और अक्सर प्रेम और वियोग के विषय को दर्शाता है। यह अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से उत्तर बिहार के मिथिला और कोशी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह नृत्य अक्सर मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जट जतिन कहाँ का नृत्य है, तो बिहार का नृत्य है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में पुरुष और महिलाओं की जोड़ी के द्वारा प्रेम और वियोग के विषय को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो जट जटिन नृत्य है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ से इसे कर पाओगे। और आपसे पूछा जाए कि जैसे कि झिझिया नृत्य जो है वो कहाँ का है, झिझिया नृत्य भी कहाँ है, हमारा बिहार का ही है। ठीक है, आपको याद रखने हैं, लोक नृत्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है। सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सौरा चित्रकला, जो कि दीवार भित्ति की चित्रों की एक शैली है, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। यह चित्रकला की मुख्य रूप से उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है, यानी उड़ीसा की कला है सौरा कला। ठीक है, ये दीवारों पर की जाती है।